Welcome everyone to Dune Indian Defense Academy. So we have come up with the solution of CDS GK paper. So now I hope so कि आपने कल जो है पेपर का जो स्कोर है वो चेक करा होगा. बेटा we have come up with the solution, authenticated solution है. We have taken time, the teachers, the faculty, the staff have taken time so that बच्चों को बिल्कुल accuracy प्राप्त हो सके. तो let's start with the paper. Solution आपके सामने मैं यहाँ देता जाऊँगा. जो ये पहला क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. उन्होंने थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के बारे में पूछा है एंड इट इज ऑफ यूएसए. ध्यान रखें, ये यूएसए ने एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहा हूं, ये सिस्टम इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया है. तो यही न्यूज में चल रहा था. ओके, तो इसीलिए इसका आंसर है एंटी मिसाइल सिस्टम. इट इज नॉट अ air launch cruise missile, not a aircraft, not a guided weapon. It is an anti-ballistic missile system. Okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है आपके सामने. विद रेफरेंस टू ब्रह्मोस मिसाइल कंसीडर द फॉलोइंग. देखो ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है, लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने रेंज दे रखी है 290. तो ध्यान रखें ये 290 की जगह बेटा इट इज 350 नाउ, इसको इंक्रीज कर दिया गया है. तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई है. ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्पीड के बारे में 2.8 मैक दिया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है. ये स्टेटमेंट सही है. अगर तीसरी स्टेटमेंट में हम जाएं तो आप जब ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन होगा इट्स एल्टीट्यूड रेंज इज 15 किलोमीटर नॉट 30 किलोमीटर. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई. तो अब आपके सामने केवल एक स्टेटमेंट सही है और उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द आंसर. ब्रावो. और मैंने आपको एक मैगजीन बताई थी IMR. अगर आप में से किसी को भी डिफेंस को लेकर के मैगजीन पढ़नी है अबाउट डिफेंस सिस्टम्स, वेपन्स, जितने भी हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं डिफेंस से संबंधित न्यूज, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स है, व्हाटएवर, ओके, नेवी एंड ऑल, तो उन सब के बारे में आपको बहुत अच्छी बुक है IMR. आप इसको कंसिडर कर सकते हैं. मैंने क्लास में भी आपको समझाया था. ये सब आपके उसमें से मैटर मिल जाएगा. चलिए एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करता है. तो आपको पढ़ाया था राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, लोकसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट किया करता था. अब ये जो राज्यसभा में 12 लोग नॉमिनेट होते हैं ये 4 फील्ड से संबंधित होते हैं इफ यू रिमेंबर. ठीक है, तो उन 4 फील्ड में एक सोशल सर्विस, ये 3 तो है ही, एक सोशल सर्विस आती है और उन्होंने लिख दिया स्टेट सर्विस. तो दैट्स व्हाई उन्होंने पूछा था नॉट अ कैटेगरी, तो इसलिए हमने आंसर इसका दिया है डेल्टा. खैर एनीवेज ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने किया इस क्वेश्चन को जितने मेरे पास रिप्लाई आए हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया इज स्टिल अ यंग कंट्री. देखो इंडिया को एक यंग कंट्री क्यों माना जाता है, उसका एक मीडियन का मतलब होता है एवरेज एज. तो वो एवरेज एज आई है 28.5 और वो लाई करती है बिटवीन 25 to 30. दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द आंसर. ब्रावो. ओके, नेक्स्ट. अभी आपके सिंपल क्वेश्चंस चल रहे हैं. अगेन देखो ब्लू हेलमेट्स, ये जो आपके हैं अगेन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. ये आपका यूनाइटेड नेशन के पीस कीपर्स, जो भी आपके पीस कीपर्स सोल्जर्स हैं, आर्मी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको ये ब्लू हेलमेट्स का मतलब वो कैप पहनाई जाती है. और ये इसलिए इसका आंसर ब्लू हेलमेट जो न्यूज में चल रहा था इट इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स. ठीक है, करंट अफेयर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं. इट मींस करंट अफेयर्स एंड जीके इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जीके और करंट अफेयर्स का. ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका इकोनॉमिक्स का. इट इज रिलेटेड टू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी. तो आपको इकोनॉमिक्स में 3 हमने चीजें बताई थी. इकोनॉमी इज ऑफ 3 टाइप्स. मिक्स्ड इकोनॉमी इज देयर, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज देयर एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज देयर. तो बच्चों कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो फीचर नहीं है, तो ध्यान रखें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जो फीचर नहीं है इट इज आंसर हमने इसका ये क्यों मार्क किया है, बिकॉज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट हैंड में होती है. तो वो ये वेरी करती रहती है. इट डिपेंड्स ऑन दी प्राइवेट ओनर्स. दैट्स व्हाई इसमें जो लिखा है ना जनरलाइज्ड कमोडिटी प्रोडक्शन इट हैज अ मार्केट वैल्यू, नो, यही इसका फीचर नहीं है. ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अबाउट पॉलिटी. उन्होंने पूछा है कि बाइकैमरलिज्म. ध्यान रखें जो बाइकैमरलिज्म है बेटा द्विसदन, इसका मतलब क्या है, द्विसदन. तो ध्यान रखें जो द्विसदन है जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो उन्होंने पूछा है कि राज्यसभा का बेनिफिट जो नहीं है. तो बच्चों ध्यान रखें इसमें राज्यसभा का बेनिफिट. अब जब हमारी संविधान सभा ने संविधान बनाया तो उसमें राज्यसभा को उन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया, ये राज्यसभा का भी जो कंसेप्ट रखा उसके क्या क्या बेनिफिट हैं. अब क्वेश्चन में पूछा गया जो बेनिफिट नहीं है. तो लेट्स सी, हम एक एक स्टेटमेंट देख लेते हैं.
सेकंड चैम्बर जो होता है कि राज्यसभा, सेकंड चैम्बर मींस राज्यसभा, ये क्या चेक करता है, एक तो ये तो पहले चैम्बर को देखेगा, चेक करेगा लोकसभा के द्वारा जो बिल पारित हो रहे हैं, बिल्कुल सही। दूसरा, ये प्रिवेंट करता है मेजॉरिटेरियन रूल, यानी कि मेजॉरिटी रूल होता है लोकसभा में, तो डिक्टेटरशिप ना चले, उन्हीं की मनमानी ना चले। पहला स्टेटमेंट तो ये सही बता रहा है, हमें तो गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है। फिर इट चेक्स द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव, बिकॉज एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बताया था आपके प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में, थर्ड लाइन में मैंने इसमें मार्क भी कराया था। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अच्छा ध्यान रखें बेटा, इसमें एक एरर, इसमें एक करेक्शन करेंगे आप, इसका आंसर चार्ली नहीं, इसका आंसर डेल्टा है, ठीक है, बिकॉज सेकंड चैम्बर कैन एक्ट एज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, ये भी सही है, ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बिकॉज सेफगार्ड का मतलब क्या है, केवल लोकसभा की नहीं चल रही है, तो संवैधानिक तौर पर वो हमें एक सेफगार्ड करना है। इसका जो डेल्टा ऑप्शन है, इट ऑफन एक्ट्स एज अ चेक ऑन डेमोक्रेटिक रूल और particularly when their members are non elected और indirectly elected। ध्यान रखिए, लोकसभा में जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, इसीलिए ये आंसर गलत है और यही इसका बेनिफिट नहीं है, ठीक है, ये करेक्शन कर लेंगे, ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो दैट्स व्हाई आई सेड कि वी हैव गिवन द ऑथेंटिकेट आंसर्स, हमने एक एक बारीकी को भी देखा है, अगर हमें कहीं पर डाउटफुल लगा है तो हमने उसको करेक्ट किया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि यह संस्था कब बनी थी, तो इट इज इन 2016, इट इज अ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, आपके जीके का क्वेश्चन है, कोई डिटेल इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका फोकस। अब ये देखिए, ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया था कि पृथ्वी के अंदर जहां से टेक्टोनिक प्लेट के बीच में मूवमेंट स्टार्ट होता है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज सिस्मिक फोकस, और इसी को कहा जाता है हाइपोसेंटर, और पृथ्वी सतह के वर्टिकली ऊपर उस पॉइंट को कहते हैं एपीसेंटर, ठीक है। तो उन्होंने फोकस की बात करी है, तो फोकस को, सिस्मिक फोकस को हम हाइपोसेंटर करते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द आंसर अल्फा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा माउंटेन पीक अंडमान निकोबार आइलैंड में नहीं है। तो अगर आपने माउंटेन पीक्स एंड हिल्स वाला मैप अच्छे से पढ़ा था, मैंने आपको काफी सारी फोटोज भी भेजी थी जिसमें ड्रॉस और मैप्स ड्रॉ हो रखे थे, उसमें माउंटेन पीक्स मेंशन थे, तो उसमें आपको ध्यान हो K2 के पास ही पड़ता है लोत्से पीक एंड इट इज इन POK राइट नाउ, इजंट इट, एंड बाकी के जो 3 पीक्स हैं इट इज इन अंडमान निकोबार। अगर आपको बाकी के नाम नहीं भी मालूम थे तो एटलीस्ट लोत्से पीक को देखते ही आपको समझ जाना चाहिए। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है ज्योग्राफी का, इजी है, ये उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जिसमें आपको बहुत डिटेल में जाना पड़े। एनीवेज, अगला क्वेश्चन है क्लाउड्स को लेकर के। मैंने आपको करीब 9 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के बारे में पूरा उसके फीचर्स के साथ मेंशन किया था, मैंने फोटो भी व्हाट्सएप करी थी उसके नोट्स की, तो उसमें मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ था। लाइक निम्बो माने होता है रेन, बताया था मैंने, स्ट्रेटस का मतलब होता है परतदार, और ये स्ट्रेटस क्लाउड ही है जो लो लाइंग और हाई फॉग बनाते हैं, तो डी का आंसर 2 हो जाएगा बेटा, और निम्बो स्टॉर्म क्लाउड्स, सी का आंसर 1 हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि 1 एंड 2, तो जो 1 एंड 2 है वो केवल एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं, चार्ली, दैट्स व्हाई इसका आंसर हमने क्या दिया है, चार्ली। और वैसे भी जो आपके साइरस क्लाउड्स होते हैं बेटा, वो आइस क्रिस्टल क्लाउड्स मैंने मेंशन करा था। साइरस क्लाउड्स व्हाइट होते हैं, फेयर वेदर का इंडिकेशन देते हैं, और आइस क्रिस्टल क्लाउड्स भी कहते हैं उन्हें, ठीक है। चलिए, अगर आपने क्लाउड्स वाला अच्छे से फीचर्स याद किए होंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी। अभी तक आपके सारे आंसर्स सही जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। अब हम देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको एफएलटी में दिया था, फर्स्ट एफएलटी आपका हुआ था, उसी में क्वेश्चन आया था कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट्स, एंड इट्स आंसर इज सैटर्न 82। ओके, आपको याद हो, आपने इस पर ऑब्जेक्शन भी उठाया था करेक्शन के लिए, तो मैंने आपको बताया, मेंशन भी किया था। चलिए, एनीवेज नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कान्याकुब्ज को लेकर के, भाई देखो हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि हर्षवर्धन का जो एम्पायर था उत्तर भारत में, नीचे चालुक्य वंश हुआ करता था, ठीक है, इधर आपका पल्लवाज हुआ करते थे, ये हर्षा का एम्पायर था। तो हर्षा जो है ये कन्नौज इनकी कैपिटल हुआ करती थी, तो कन्नौज का ही जो हिस्टोरिकल एंशिएंट नेम है इट इज कान्याकुब्ज। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में जाकर के पूछा है, और मैं फिर बोल रहा हूं यूपीएससी इट इज अनप्रिडिक्टेबल, इजंट इट। तो खैर मैं ये मान सकता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसका आंसर है
अरुणशव, ठीक है। एनीवेज मैं समझ सकता हूं इसका क्वेश्चन आपको बहुत ही रेयर कुछ बुक्स में मिलेगा, जो बहुत कुछ किताबें नॉवेल्स हिस्ट्री के ऊपर पढ़ते हैं, उनमें आप आंसर आपको मिल पाएगा, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट, द लीजेंड ऑफ प्रहलाद। अब ध्यान रखें कि प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की जो कहानी है उसके बारे में हमारे भागवत पुराण में लिखा है, ठीक है। इट इज रिटन इन भागवत पुराण, जो 6 से 8 सेंचुरी के आसपास लिखी गई थी, ठीक है। इट इज रिटन इन भागवत पुराण। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए स्मृति लिटरेचर, ये आपका एंशियंट हिस्ट्री को लेकर क्वेश्चन, एंशियंट हिस्ट्री में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें तो वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है कि स्मृति लिटरेचर से संबंधित ओनरशिप को लेकर के कौन सा कथन गलत है। तो इसमें हमने आंसर डेल्टा क्यों दिया है, बिकॉज जो स्त्री धन हुआ करता था, यानी कि जो फीमेल्स थी उनको जो मैरिज के दौरान गिफ्ट मिलते थे या प्रॉपर्टी पर ओनरशिप मिलती थी, तो उसमें लिखा हुआ है कि इट वाज नॉट इनहेरिटेड बाय चिल्ड्रन विदाउट परमिशन। ये गलत है, उनको इनहेरिट मतलब दिया जाता था, इक्वली डिवाइड हुआ करता था, क्योंकि उन्होंने पूछा है बेटा गलत, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर है डेल्टा। आई नो कि बच्चे एंशिएंट हिस्ट्री के या एनसीईआरटी में हर एक लाइन नहीं रीड कर पाते हैं, बट दिस इज सच क्वेश्चंस जहां आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको लगता है, जैसे मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया। इससे पहले वाला क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 और 15 आर सच क्वेश्चंस, ये आपको देखते ही समझ जाने चाहिए, ये आपके काम के नहीं है, ठीक है। बिकॉज हिस्ट्री इज टू वास्ट, तो आप समझ सकते हैं कि आपके काम को, अपने काम के क्वेश्चन उठाने हैं, नेगेटिविटी, आप नेगेटिव मार्क्स की तरफ नहीं जाने हैं, ओके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपका, अब ये आपका 1920 को लेकर पूछा गया बेटा। 1920 में एक आंदोलन चलाया गया था, आपको याद हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उसमें कई महिलाएं जो थी उन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। तो यहां पर मैं फिर से करेक्शन करना चाहूंगा बेटा, इट्स आंसर इज प्रभावती देवी, शी वॉज वाइफ ऑफ जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो इसका आंसर है क्या बच्चों, चार्ली। ये एक करेक्शन कर लीजिएगा। तो बाकी जो 3 है दे वर ऑल रिलेटेड विद वुमेन लेबर लीडर्स एक्सेप्ट प्रभावती देवी, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज, अब यहां उन्होंने पूछा है अगेन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, सोशल मार्केट इकोनॉमी का जो कंसेप्ट, ये जीके का क्वेश्चन है। पहली चीज यू हैव टू आइडेंटिफाई ये क्वेश्चन किस चीज का है, जीके का क्वेश्चन है। और सोशल मार्केट इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले जर्मनी में आया था बेटा, ठीक है। ये जीके का क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उन्होंने ये क्वेश्चन अगेन हिस्ट्री का स्किप करने वाला क्वेश्चन है। यहां ध्यान रखें कि फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ फेमाइंस। तो अब आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हिस्ट्री में इसके बारे में कहीं नहीं दिया हुआ है। यस, हिस्ट्री में इसके बारे में कहीं नहीं दिया हुआ है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ जीके, ये हिस्ट्री नहीं है बेटा, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ जीके। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर अमर्त्य सेन। तो डॉक्टर अमर्त्य सेन ने फेमाइन के ऊपर एक किताब लिखी है, और डॉक्टर अमर्त्य सेन को ही फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं प्रभाकर। उन्होंने फिर जो है इसके ऊपर अपने कुछ व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कुछ कथन इस पे पब्लिश किए हैं। अब यहां मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि व्हाई दे हैव गिवन द आंसर प्रभाकर, इन्होंने ऑप्शन में डॉक्टर अमर्त्य सेन नहीं दिया है। तो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी प्रभाकर। ध्यान रखें ये हिस्ट्री के पात्र हैं, जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी ने आपको कौटिल्य आर्यभट्ट दिया है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए डॉक्टर अमर्त्य सेन। बट अमर्त्य सेन के फॉलोअर हैं प्रभाकर, तो उन्होंने भी इस पर जो है काम किया है। तो दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू मी आंसर शुड बी डेल्टा। ये मार्क करेंगे, इसका आंसर डेल्टा है। तो अगेन आई सपोज हर एक बच्चा जो है जीके नहीं पढ़ता है, नॉवेल्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा एक नॉवल लिखी गई है, तो बच्चा नॉवल नहीं पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूं कि आप जो एमिनेंट राइटर्स हैं सबके नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना। एनीवेज चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो आपको डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पेपर में पहले ही बताता स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आपको अपने काम के क्वेश्चन देखने हैं, अपना मनोबल बनाए रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रामसर कन्वेंशन, आपको पता होगा कि जो रामसर कन्वेंशन है ये विश्व के वेटलैंड को बचाने के लिए ही मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल। ईरान में एक जगह पड़ती है रामसर, तो दैट्स व्हाई आंसर इज अल्फा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो आपकी रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और ब्रंटलैंड रिपोर्ट में इसके बारे में कहा गया था, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप उसमें अगर जाएंगे
यूनाइटेड नेशन के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो चलाए जाते हैं, जो रिपोर्ट निकाली जाती है, तो उस रिपोर्ट में एक रिपोर्ट का नाम उसमें आपको मेंशन होगा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। आप अपने करंट अफेयर्स के नोट्स उठाएंगे, उसमें ये चीज मेंशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल माइनिंग। अब ध्यान रखें, यहां पर कई बच्चे कंफ्यूज हुए। ध्यान रखेंगे कि निवेली जो है ये 1956 में, कोल इंडिया 1973 में, एंड सो ऑन। यहां पर सबसे पुरानी जो है, पुरानी जो आपकी कंपनी है, इट इज सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द आंसर, ब्रावो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। ये 3 नदियां आपको मालूम होंगी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, मैंने एक प्रॉपर मैप मेंशन किया था। तो ये धलेश्वरी है, एक ही ऑप्शन बचा है, ये बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि बाकी की 3 आपको नाम याद होगा। ये तो अच्छा है कि ऑप्शन आसान आ गया तो बच्चे को जल्दी क्लियर हो गया, बिकॉज आई नो, मैंने बच्चों की शक्लें देखी थी, दे यूज्ड टू आस्क मी इन द क्लास, इतना सारा सिलेबस कैसे याद करेंगे सर? तो आई टोल्ड यू, इट इज प्रैक्टिस, इट इज अबाउट रीडिंग मोर एंड मोर, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर अगेन, अगर आप इसको लॉजिकली, थोड़ा सा एप्टीट्यूड चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। उन्होंने क्या पूछा है कि अगर आप बीकानेर यानी कि भारत के राजस्थान से आप चलेंगे कोणार्क, कोणार्क इज इन ओडिशा, तो यहां से यहां जाते समय भैया आप मुझे बताओ ऑप्शन में क्या दिया हुआ, डेजर्ट, तो डेजर्ट पहले पड़ेगा बाद में? बिल्कुल पहले ही पढ़ना चाहिए। और सबसे आखिरी में ओडिशा में, यहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट कोई पृथ्वी में भारत के इंटीरियर इलाके में नहीं पड़ेंगे, जहां समुद्र किनारा होगा वहां पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में डेजर्ट आना चाहिए और लास्ट में मैंग्रोव, और वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या है, ब्रावो। तो बच्चों, जब आप पेपर में बैठते हैं, पेपर को स्टडी करते हैं, तो एग्जाम में आपको बहुत कूल एंड काम भी रहना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए कि सर बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर पा रहे हैं हम। ठीक है, स्किप होते चले जा रहे हैं, डोंट वरी, आप उसको ढंग से देखो, बिकॉज आपका, हमारा जो माइंड है वो एफिशिएंटली काम तब करता है जब हम नर्वस नहीं होते। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो एप्टीट्यूड बेस्ड भी आ रहे हैं। नाउ अगेन द वर्ड, ये आपका करेवास को लेकर पूछा गया है। अब ये बच्चों ने कुछ स्किप इसलिए किया है क्वेश्चन, बिकॉज इसमें जो पहली स्टेटमेंट है, ये एक पूरा टेबल याद करना पड़ता है आपको। एनसीईआरटी का एक फोटो मैंने आपको भेजी थी, टेबल जिसमें कंप्लीट एरास के बारे में लिखा हुआ है, फ्रेंड्स, द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ। तो वो टेबल आप लोगों ने याद नहीं किया, तो इसी वजह से आपको इस क्वेश्चन को आपने स्किप किया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो पहली स्टेटमेंट है बेटा, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने पूछा था कि इनमें से कौन सी सही है। These are found along the lower slope of पीर पंजल, ये भी सही है। ये आपके कश्मीर वैली में पाई जाती है, कश्मीर वैली से पीर पंजल वैली की स्लोप्स में पाई जाती है। और ये जो करेवास हैं, ये वो एरिया है जहां पर सैफरॉन की खेती होती है। यहां तीनों स्टेटमेंट सही है, तो यहां पर भी एक करेक्शन कर लेना। अब देखो इस बार यूपीएससी ने क्या गेम खेला है, उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दिया है क्वेश्चन में। अब वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, उन्होंने पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो यहां बच्चे कंफ्यूज हुए, उन्होंने मैनी वर्ड लिखा है, कितनी कथन, कितने स्टेटमेंट सही है। तो ध्यान रखना तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इसका आंसर है चार्ली। ध्यान रखें, इसमें करेक्शन करेंगे, चार्ली आंसर है सी। ओके, नेक्स्ट इन्होंने पूछा है इंडियन स्टेट के बारे में, ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी ये तीनों विशेषताएं हैं। तो ध्यान रखें, इसमें आपको करने के लिए एक छोटी सी हिंट दे रखी है। आपने अगर हाइडल प्रोजेक्ट्स याद किए हो तो याद करो, नीलम संजीवा रेड्डी, ये सागर जो है, ये हाइडल प्रोजेक्ट जो है, इट इज इन आंध्र प्रदेश। और आपका ये आंसर मिलते ही आपको प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट आपको पता है कहां है, तो बाकी 2 स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगला आपसे पूछा गया है, आप, अच्छा ये लॉजिकल बेस्ड है। अगर मैं कहूं कि किसी ने नहीं भी पढ़ा है, कोई सीडीएस की तैयारी नहीं भी कर रहा है, तो भी थोड़ा लॉजिकली आप सोचो कि जब कोविड चल रहा था तो उस समय सब कुछ बंद था, इजंट इट? बिल्कुल लॉकडाउन के दौरान पे सब कुछ बंद हो गया था। तो आप मुझे बताओ, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो कोविड के दौरान भी चलती रही? क्या लोगों ने घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज बंद कर दिया, गैस का यूज बंद कर दिया, वाटर सप्लाई का या यूटिलिटी सर्विस बंद कर दी? यही तो नहीं बंद हुई, ये तो चलती रही। तो दैट्स व्हाई इसी का पॉजिटिव ग्रोथ मिला, बाकी सब जगह नेगेटिव ग्रोथ था, इजंट इट? आप खुद सोचे कि कोविड के दौरान केवल यही चीज ऐसी थी जो चलती रही। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या है, ब्रावो। अगला
उन्होंने पूछा है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी से संबंधित, ध्यान रखें माइक्रो फाइनेंस कंपनी के फीचर्स आपको याद करने हैं। इसमें माइक्रो फाइनेंस कंपनी के इसमें ये मेंशन किया है फीचर में कि जो बोरोअर होता है उसको कोलेटरल रखने की जरूरत नहीं होती। तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द आंसर चार्ली, और उन्होंने नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगेन एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, जैसे आपकी एलआईसी हो गई है ना, तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। तो ध्यान रखना इसको लेकर उन्होंने गलत पूछा है। तो बेटा यहां ही लिखा हुआ है कि एनबीएफसीज लोन नहीं प्रोवाइड करती, गलत, लोन देती हैं। यू कैन टेक लोन फ्रॉम एलआईसी ऑल्सो। तो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द आंसर, ब्रावो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दे आर आस्किंग अबाउट, अब जो ये रिपोर्ट पब्लिश होती है, अब आप रीडिंग की आप लोगों की बच्चों की हैबिट नहीं होती है, आप अपनी किताब ढंग से नहीं पढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से, तो न्यूज़पेपर रीडिंग भी मैं समझता हूं कि आप नहीं कर रहे होंगे। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चंस रेगुलरली यूपीएससी देती है। तो उसी पर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कौन सी 8 जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जिसमें चेंजेस करे गए थे, तो उस 8 इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री इसका हिस्सा नहीं था। तो इसलिए इसका आंसर है बेटा रबर। रबर इंडस्ट्री उन 8 कोर इंडस्ट्री में नहीं आती है। ठीक है, आप देखो ये ऑप्शन भी देखो, कोल एनर्जी के लिए, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एनर्जी के लिए, सीमेंट हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए, 3 ऐसे आपकी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत ही कोर में बेसिक इंडस्ट्री हैं जीडीपी में ग्रोथ करने वाली। ठीक है, रबर प्रोडक्ट्स आपके ऐसे हैं जो सेकेंडरी मानूंगा। प्राइमरी इंडस्ट्रीज जो होंगी इंपॉर्टेंट वो कोल, रिफाइनरी एंड सीमेंट अमंग्स दी फॉलोइंग। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एमएसएमई को लेकर के। ध्यान रखें कि यहां पर आपका जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, ये डायनामिक सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत लोगों को रोजगार देती है। स्टेटमेंट सही है। एमएसएमई जो है इसके लिए लो कैपिटल कॉस्ट चाहिए, तो आप ध्यान रखें कि ये जो लो कॉस्ट वाला है ना, ये गलत है। बाकी इसकी सेकंड लाइन तो ठीक है, बैकवर्ड रीजन्स के लिए बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत सपोर्टिव है, लेकिन ये जो लो कैपिटल कॉस्ट है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड, एमएसएमई कंट्रीब्यूट इनॉर्मसली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहली और तीसरी स्टेटमेंट एमएसएमई को लेकर सही है। तो दैट्स व्हाई उन्होंने पूछा था कितनी स्टेटमेंट सही है, 2, तो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द आंसर चार्ली। नेक्स्ट, अब ये इजी क्वेश्चन है पॉलिटी का, आई थिंक सो एकदम आपको पढ़ते समझ जाना चाहिए। मैंने आपको बताया था, आपकी बुक में भी लिखा है, बाय कैमरल यानी कि द्विसदन। भारत के 6 ही राज्यों में विधानसभाएं हैं और उन 6 राज्यों में 4 ये हैं और इसके अलावा 2 और कौन से हैं, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है ना। तो ये 4 और राज्यों में बाय कैमरल है, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द आंसर डेल्टा। तो इसमें तो आपको कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। अगला, अगेन मैंने आपको बताया था 86 अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 और आर्टिकल 51A में संशोधन किए गए थे एजुकेशन को लेकर। तो इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, हाँ, अब यहां पर मैं मान सकता हूं कि आपने ये चीज इसको क्वेश्चन को स्किप किया होगा, बिकॉज अब हम हर जगह के लोकल भाषा में कहे जाने वाले उन पर्टिकुलर टर्म्स को याद नहीं करते। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नीलगिरीज में जो टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं उनको शोलास कहा जाता है। ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट, पिंगोज। अब ये आपका टोपोग्राफी को लेकर है। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब आपने वर्ड सुना होगा परमाफ्रॉस्ट, तो परमाफ्रॉस्ट की वजह से जब किसी पर्टिकुलर भूमि पर आइस में वहां पर जो भूमि का जो पार्ट है वो ऊपर उठता चला जाता है, ठीक है, एक खंड बनता चला जाता है, उसको पिंगोस कहा जाता है। तो इट इज, ये जो टोपोग्राफी का लेकर क्वेश्चन था, तो ध्यान रखने इट इज पेरी ग्लेशियल प्रोसेस, ग्लेशियर की वजह से नहीं हो रहा है, ये परमाफ्रॉस्ट की वजह से जो पानी जम जाता है, पानी के जमने की वजह से वो एक्सपेंड करता है। आपने एनामोलस एक्सपेंशन पढ़ा होगा। सो दैट्स व्हाई इसका आंसर मैंने क्या दिया बच्चों, ब्रावो। ये आपको टोपोग्राफी में आपको मैंने कुछ फोटोज भी मेंशन व्हाट्सएप पे भेजी थी और दिखाई थी मैंने, अलग अलग टर्म्स लाइक टोपोग्राफी में टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी, आपकी एओलिन टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी, मरीन टोपोग्राफी, सॉरी जो आपकी एजेंट्स हैं, ग्राउंड वाटर, समुद्र का पानी, विंड एटसेट्रा, और फिर इनके द्वारा बनने वाली आकृतियां। तो बहुत देर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ लैंडस्केप, जिसमें मैं कुछ मेंशन कर देता हूं, स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स, ड्रमलेन्स, हमॉक्स, गैसी सैंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहां अब बच्चे काफी सारे चिंता में पड़ गए थे कि हम इन शब्दों को याद कैसे करेंगे। मैंने उसका तरीका बताया था कि आपको इसकी फोटोज अच्छे से देखनी है, उसका
इमेज चेक करनी है, जब आप इमेज जैसे सैंड ड्यून्स हैं तो आप उसकी इमेज चेक करके पता चल जाएगा ओके सैंड ड्यून्स जो है रेत में यानी कि विंड के द्वारा बने हैं, इजंट इट। तो ये टोपोग्राफी का आपका टॉपिक आया हुआ है जिसमें बच्चे जो है इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप रेगुलरली देख रहे हैं यूपीएससी आपको एक क्वेश्चन टोपोग्राफी का दे रही है। अब टोपोग्राफी इज अ वास्ट चैप्टर आई वुड से, ओके। एनीवेज चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ड्रेनेज पैटर्न को लेकर के। तो यहां आपने ट्रेलिस पैटर्न, डेंड्रिटिक पैटर्न, रेडियल पैटर्न, सेंट्रीपिटल पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न मैंने आपको लिखवाए थे, लेकिन उन्होंने थ्योरी पूछ ली। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको किसी भी पर्टिकुलर रिवर का पैटर्न का डायग्राम स्टडी करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। जैसे गोदावरी नदी को लेकर हम देखें तो गोदावरी नदी जब वेस्टर्न घाट से निकलती है तो वो ओरिजिनल स्लोप के अकॉर्डिंगली बहती है। ऐसी नदियां जो ओरिजिनल स्लोप, लैंड का जो स्लोप है उसके मुताबिक बहती है, तो ऐसी नदियों को कॉन्सिक्वेंट रिवर कहते हैं। तो इसलिए बी का आंसर है बेटा यहां पर 4, ठीक है। और जो नदियां हेड ऑन कॉलिजन करती हैं, जैसे गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी जाकर के मिल गई, तो ऐसी नदियों को कहेंगे सब्सिक्वेंट, ठीक है। तो ये सब्सिक्वेंट है, ये आपकी कॉन्सिक्वेंट है। और ऐसी नदी जो कॉन्सिक्वेंट नदी के संग संग जाकर के उसी एंगल में जाकर के उसकी ट्रिब्यूटरी से मिलती है, तो वो हो जाती है रिसिक्वेंट रिवर ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। तो अगर आप यहां सभी ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन के मुताबिक जैसे बी का 4 है तो सी का 1, बिकॉज इट इज कंट्रोल बाय द रॉक स्ट्रक्चर। और रिसिक्वेंट का मतलब देखो, यहां रिसिक्वेंट का मतलब होता है फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज कॉन्सिक्वेंट। तो जो रिसिक्वेंट है वो कॉन्सिक्वेंट के सेम डायरेक्शन में बहती है, तो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द आंसर ब्रावो। तो इसके लिए आपको पूरा ड्रेनेज पैटर्न अच्छे से डायग्राम के साथ पढ़ना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन हो पाएगा। बट डोंट गेट डिस्करेज कि आपको अपनी नॉलेज भी पता चल रही है, कि सिलेबस पता चल रहा है कि कितनी डिटेल में जाके आपको क्वेश्चंस और अपना सिलेबस बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये आपको वेदरिंग को लेकर है। आप याद करो, आपकी बुक में एक टॉपिक है वेदरिंग, वेदरिंग में मैकेनिकल और उसके बाद एक केमिकल वेदरिंग है। तो केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, जब जो खनिज पदार्थ है पानी के संपर्क में आते हैं तो उसमें केमिकल वेदरिंग होती है, और इस प्रोसेस को हाइड्रेशन कहा जाता है। ये आपकी बुक में भी मेंशन है बच्चों। नेक्स्ट भारत का जो मरुस्थल है, अब देखो भारत का जो मरुस्थल है वो वहां पर हमें कुछ मरीन फॉसिल्स यानी कि समुद्री जीवों के जीवाश्म पाए गए हैं। तो इसका मतलब वहां पर वो पर्टिकुलर इरा के बारे में पूछा गया है कि जो डेजर्ट जिसको मरुस्थल कहते हैं उसको माना जाता है कि वो कभी समुद्र के अंदर था, तो वो कौन से एरा में था, तो बेटा वो मीजोजोइक एरा में था। तो 2 क्वेश्चन आपके इस टेबल को लेकर आए हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया है करेवास को लेकर के, तो आपको वो टेबल याद करना है जिसके लिए आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर इस टेबल को छोड़ दें कि नहीं छोड़ दें। तो ठीक है, तो यूपीएससी हैज गिवन द आंसर। नेक्स्ट ये आपका चर्व स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। ध्यान रखेंगे 6 प्रकार की फिलॉसफीज जो हैं, दर्शन शास्त्र जो हैं दिए गए थे। तो आप उस दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन है, वैशासिक दर्शन है ना, पूर्व मीमांसा है। तो 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र आए थे और उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन से चर्व स्कूल ऑफ फिलॉसफी में आते हैं। तो बेटा इसका आंसर आपका हो जाएगा 2 और 4। करेक्शन कर लेना, इसका आंसर क्या है बच्चों, 2 और 4 चार्ली। ओके नेक्स्ट ये आपका एंशिएंट हिस्ट्री का, ध्यान रखें 6 टाइप्स ऑफ फिलॉसफी इट इज गिवन इन योर बुक। अगर आप बुक का करीब 10th या 11th पेज आप देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। ओके 6 प्रकार की फिलॉसफी, जैसे गौतम मुनि जी के द्वारा दिया गया था न्याय दर्शन, पतंजलि के द्वारा दिया गया था योग दर्शन। ओके नेक्स्ट अगला उन्होंने पूछा है कि 8वीं और 8 से लेके 14th सेंचुरी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इसको करने का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ध्यान रखो, ये जो तजिका है, तजिकिस्तान, आपने कंट्री का नाम सुना होगा, तजिकिस्तान से आने वाले लोगों को पर्शिका यानी कि पर्शिया से आने वाले लोगों को तुर्शुका यानी कि टर्की से आने वाले मुस्लिम्स को ये नाम दिए जाते थे। ठीक है, जो टर्की से आए थे, जो तजिकिस्तान से आए थे, जो पर्शिया से आए थे, उन मुस्लिम्स को ये कह करके संबोधित किया जाता था। तो इसलिए इसका आंसर है 1, 2 और 3। ओके नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि कहां पर आपको, कौन सी हड़प्पन साइट में आपको
रिजर्वॉयर्स मिलते हैं, तो आपकी बुक में सिस्टर्न नहीं लेकिन रिजर्वॉयर के बारे में दिया हुआ है, इट इज इन धौलावीरा। धौलावीरा में एक नदी भी थी, आपने सुना है, इसीलिए वहां जब उस नदी ने अपना कोर्स चेंज किया तो वो वहां से जो पॉपुलेशन है माइग्रेट कर गई, तो धौलावीरा वाज ऑन अ बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, तो वहीं पर रिजर्वॉयर्स भी बने हुए थे। तो उन्होंने पूछा है कि कौन सी हड़प्पन साइट में रिजर्वॉयर्स हमें प्राप्त हुए हैं, तो इट इज धौलावीरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अबाउट, ये आपको जीके का क्वेश्चन मानो, उन्होंने पूछा है द आयरन स्टिरअप मेड इट पॉसिबल फॉर द आर्मर्ड वॉरियर टू स्टर्म फर्मली ऑन हॉर्स विदाउट फॉलिंग ऑफ। बिल्कुल सही बात है। द आयरन स्टिरअप अलाउड कैवलरी चार्ज विद लैंसेस एंड हेल्ड टाइटली। तो ये दोनों जीके से संबंधित क्वेश्चन है, कैवलरी वॉरफेयर को लेकर है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। इट इज नॉट एनी अदर जीके बुक। ऐसा नहीं है कि आपको किसी तरन गोल या लूसेंट में इसका आंसर मिलेगा, इसका आंसर आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू गो थ्रू दोज 3 वॉल्यूम्स आल्सो, ठीक है। एनीवेज अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश पॉलिसी अफगानिस्तान, भाई ब्रिटेन ने जो है नेपाल पर भी हमला किया, बर्मा पर भी हमला किया, अफगानिस्तान पर हमला करने का उसका कारण क्या था? तो ध्यान रखें, अफगानिस्तान पर कम हमला करने का कारण था जिससे कि वो रशिया के अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट की तरह रशिया के खिलाफ यूज कर सके। ध्यान रखना, बफर स्टेट का मतलब होता है कि 2 पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में वो एरिया, किसी भी 2 होस्टाइल कंट्रीज के बीच के एरिया को बफर एरिया कहा जाता है। तो अफगानिस्तान पर कब्जा करके क्या होता कि जो ब्रिटिश टेरिटरी है और जो रशियन टेरिटरी है उनके बीच में एक एरिया उनको बफर स्टेट मिल जाता, ठीक है। तो इसलिए आंसर हमने इसका क्या दिया है? अल्फा। नेक्स्ट जैसे हम एग्जांपल में देता हूं कि नेपाल और भूटान आर द बफर स्टेट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ओके। चलिए, यूनाइटेड नेशन के बारे में बोला गया है कि यूनाइटेड नेशन ने अभी रिसेंटली किसका नाम चेंज करने पे सहमति बताई है? तो ध्यान रखना, टर्की ने ये बोला था और इसका नाम इसने सुझाया है तुर्कीये, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या सुझाया है? तुर्की। तो इट्स कंट्री का नाम क्या है? टर्की, जिसने अपना नाम चेंज करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को बोला है। नेक्स्ट यहां पर उन्होंने पूछा है कि स्विफ्ट, ये टर्म आपका यूज होता है, तो आप देखो यहां पहले ही लिखा हुआ है इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, तो ऑब्वियस ही बात है इट इज अ ग्लोबल मनी ट्रांसफर सिस्टम, ओके। तो उसके एब्रीविएशन का जब आप फुल फॉर्म देख रहे हैं उसी में इसका आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P75I, तो ध्यान रखना ये जो P75I है, दीज आर दी कन्वेंशनल सबमरीन्स, ये कन्वेंशनल सबमरीन्स को लेकर के जो है वर्ड यूज किया गया है, लेकिन उन्होंने कन्वेंशनल की जगह यूज कर दिया है डीजल इलेक्ट्रिक। तो इसमें थोड़ा डिटेल में पूछ लिया है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को लेकर के प्रोजेक्ट चलाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स। नेक्स्ट उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा है ये आपको पता होना चाहिए कि भारत में जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनको कंट्रोल कौन करती है? तो आपने बार बार एक वर्ड सुना होगा TRAI, तो इट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इट्स आंसर इज बी। ये आपका जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आया है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। ये आपका पूछा गया है कि क्या ये लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी है एवर लॉन्च इनटू द स्पेस? बिल्कुल सही बात है। और ये नासा के द्वारा डेवलप की गई है? यस बेटा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ये याद होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द आंसर चार्ली। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है, तो ध्यान रखना इथेनॉल की ब्लेंडिंग से सबसे ज्यादा फायदा बच्चों को लग रहा है शुगर इंडस्ट्री। नो, इट इज कॉर्न इंडस्ट्री, CORN, कॉर्न इंडस्ट्री, और वो कौन सी है? मेज, ठीक है। ध्यान रखेंगे, यहां कई बच्चों ने गलत भी किया है। ई रूपी, अब ध्यान रखें यहां पर उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ई रूपी को लेकर के जो प्रीपेड डिजिटल वाउचर्स है उसमें 1 लाख नहीं बेटा 10,000 है इसकी जो लिमिट है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। बेनिफिशियरीज कैन रिसीव ई रूपी विदाउट हैविंग, यस, बिना बैंक अकाउंट के भी किया जा सकता है, ये इसका फीचर है। और उन्होंने पूछा है कि अब देखो यहां उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि ई रूपी, अब बच्चे सोचते हैं कि ई रूपी का मतलब है इंटरनेट के द्वारा। नो, बेसिक मोबाइल के थ्रू भी ऐसा, SMS के थ्रू भी हो जाता है। ये ई रूपी का मतलब SMS के थ्रू भी हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड इवन अ स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन। तो इसमें 2 स्टेटमेंट गलत हो गई, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द आंसर डेल्टा। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि जो इंडिया का सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस वो है, तो यहां पर इसका आंसर, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट, इट इज वाटर, ठीक है। नोट इमिशन वाटर है बेटा, ठीक है। आप अगर अपने नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन हो रखा है ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, आप याद करो हमारे 8वां शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं,
पहले 14 थी, फिर सबसे पहली भाषा जुड़ी थी सिंधी, और वो पहली भाषा जो जुड़ी थी सिंधी 21st अमेंडमेंट के द्वारा 1967। दैट्स माय आंसर इज चार्ली। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट हैं, आपको पता होना चाहिए। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बेटा ये स्किप करने वाला है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। ये जो मनीग्रामन और नंदेसी है अर्ली मिडिवल इंडिया में, इट इज रिलेटेड टू द गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स। ये आपको कुछ किताबों में, एनसीईआरटी में भी नहीं, कुछ किताबों में ही मिल पाएगा। ओके और जो कुछ अच्छे ऑथर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि बीकॉम, जब आप बीकॉम करते हैं हिस्ट्री, सॉरी बीए करते हैं आप हिस्ट्री से, तो उसमें एक एक पर्टिकुलर डायनेस्टीज पर बहुत बड़ी बड़ी काफी अच्छा मैटर दिया हुआ है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप यू लर्न ईच एंड एवरी इंडस्ट्रीज एंड ईच एंड एवरी कल्चर एंड रिलीजन, एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका डच। अब ध्यान रखें कि ये आपको ये जो कोलाचल है ये जगह पड़ती है कन्याकुमारी के पास। ओके तो बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश तो 1760 में जो हुई थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। डच का मतलब ही नहीं है। राक्षस टांगड़ी, आपको पता होना चाहिए कि राक्षस टांगड़ी का जो युद्ध हुआ था वो बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर के बीच में हुआ था। अब जो कोलाचल है ये ध्यान रखना, कोलाचल ये जो मारथंडा वर्मा है त्रावणकोर के किंगडम का, इसकी बैटल डच वालों के संग हुई थी। इसका आंसर है डेल्टा। तो ये भी बहुत कम किताबों में आपका मेंशन किया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपका स्किप करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे लेकिन ये टर्म्स याद होने चाहिए। आपके एंशिएंट हिस्ट्री में 6 प्रकार की फिलॉसफीज में से आपको उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये आपको टर्म्स मिल जाएंगे। अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी कर रहे हैं तो अगले पेपर के लिए ध्यान रखें, ये जरूर पढ़ें इनके बारे में, पूर्व मीमांसा और ये उत्तर मीमांसा क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखें कुमारी भट्ट और प्रभाकर, ये पूर्व मीमांसा में इनके बारे में मेंशन किया गया है। ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है तोलपक्खियम। ये एनसीईआरटी का बेस क्वेश्चन है आपका। मैंने आपको फोटो भेजी थी और एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन, उसमें मैंने डायरेक्टली तोलकप्पियम जो है ये ग्रामर वर्क है, वर्क ऑफ ग्रामर। ठीक है, व्याकरण के ऊपर ये लिखा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी महिष्मति, अब आपके दिमाग में तुरंत आता है बाहुबली मूवी का नाम याद आता होगा। ध्यान रखें ये जो महिष्मति एंशिएंट है ये आपका इस समय महेश्वर जिला पड़ता है एमपी में, तो नर्मदा नदी के किनारे बेटा, इट इज ऑन रिवर बैंक ऑफ द रिवर नर्मदा। नेक्स्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी, पॉलिटी का क्वेश्चन है। आपको याद हो मैंने आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताए थे कि इसमें कोई भी मिनिस्टर मेंबर एलिजिबल नहीं होता। 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं, 1 साल का टर्म होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा चुने जाते हैं। इसका जो चेयरमैन होगा वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का अपोजिशन का होता है, और वो चेयरमैन अपॉइंट किया जाता है स्पीकर के द्वारा। तो उन्होंने नॉट करेक्ट पूछा था, इसलिए इसका आंसर मैंने दिया है चार्ली। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है डेफिनेटली ये फाइनेंस अकाउंट्स देखती है, इसका काम ही होता है कैग की जो रिपोर्ट आई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस के ऊपर वो एग्जामिन करेंगे। 15 मेंबर इसमें लोकसभा से होते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसका चेयरमैन मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट होता है, नो, ये स्पीकर अपॉइंट करता है। तो इसलिए यही आंसर मैंने दिया है क्योंकि ये गलत है, उन्होंने नॉट करेक्ट पूछा है। ओके अगला क्वेश्चन मुंजनिक। अब आप फिर से कहेंगे कि सर ज्योग्राफी में भी टर्म्स आप याद करने के लिए कह रहे थे, हिस्ट्री में कैसे याद करें। अब देखो यूपीएससी ने आपको बता दिया है, आपको बेटा यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको याद करना पड़ेगा। जो मुंजनिक है ये टर्म यूज किया जाता था कैटापुल्ट, आपने सुना ना कैटापुल्ट, आपने कुछ मूवीज देखी होंगी, बाहुबली में भी आपने देखा होगा। रथ मूसल, एक हिंदी में मैंने शब्द यूज किया था रथ मूसल, ठीक है, और एक वर्ड मैंने यूज किया था महाशिला कंटक। तो जो महाशिला कंटक है उसी को इंग्लिश में कैटापुल्ट कहा जाता है। ठीक है, और मिडिवल इंडिया में इसको वर्ड दिया गया था मुंजनिक। नेक्स्ट अगला उन्होंने पूछा, आप देखो यहां आपको 2 ऑप्शन पता होने चाहिए। आपकी बुक में मेंशन है बच्चों मिर्च कटिकम, ये आपकी बुक में मेंशन है। जो मिर्च कटिकम है ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई है, जो किरतार जूनियम है ये भैरवी के द्वारा लिखी गई है। तो अगर आपको ये 2, आपके ऑलरेडी बुक में दोनों चीज मेंशन है, अगर आपको ये 2 पता है तो आंसर आपको एकदम से मिल जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा चार्ली। ठीक है, अच्छा अब जो रावण वध है और जो ये घटोत्कच वाला है, अब आप घटोत्कच आप गुप्त वंश से कंपेयर नहीं करेंगे कि घटोत्कच जो है आप गुप्त वंश से कंपेयर करने लग जाएं। आपको किताबें याद करनी पड़ेंगी, कुछ किताबें इंपॉर्टेंट भी हैं और जिनके बारे में रेगुलर क्वेश्चंस आते भी रहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो घटोत्कच वाला है वो भाषा के द्वारा और रावण वध भाटी के द्वारा। ठीक है, ये किताब तो मैंने आपको मेंशन भी करी थी 2, मिर्च कटिकम और किरतार जूनियम, मैंने आपकी बुक में अंडरलाइन भी कराई थी।
नेक्स्ट, अगला उन्होंने पूछा है कि जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, है ना, तो वो कौन सी नदी, पुरुषनी, ये एक्चुअली में जो पुरुषनी है ना, ये आपकी एंशियंट नेम्स हैं, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इनके पुराने नाम हैं, हिरण्या, विपासा, बितस्ता, अक्षनी, पुरुषनी, ये आपके एंशियंट नेम आपकी एंशियंट हिस्ट्री में लिखे हैं, मेंशन हैं। बंगाल फेमाइन, देखो ये आपका थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था। बंगाल में जब अकाल पड़ा 1769 और 70 में, उसकी हालत और ज्यादा खराब कब हुई, जब अंग्रेजों के द्वारा वहां पर टैक्स इंक्रीमेंट कर दिया गया। बेटा उन्होंने पूछा है कि वो वर्सन मतलब और ज्यादा बदतर कब हुई, जब अंग्रेजों के द्वारा वहां पर और ज्यादा टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, ये लोकस्ट अटैक का मतलब होता है कि इंसेक्ट का, कीड़ों का, कीट का अटैक हो गया, वहां पर चूहों का अटैक हो गया, या कोई बीमारी फैल गई। नो, टैक्स इंक्रीमेंट करने की वजह से वो और ज्यादा भयावह हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि अश्वघोष के द्वारा, ये भी आपकी बुक में लिखा है, आपने पढ़ा होगा कनिष्क, तो कनिष्क के टाइम पीरियड में एक कोर्ट पर्सन रहा करते थे विद्वान अश्वघोष, उनके द्वारा जो है ये तीनों किताबें लिखी गई हैं, सूत्र, सारिपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित्र, सौदर नंदा, ये सब आपकी बुक उसमें मेंशन है, लेकिन इसमें मंजूर, श्री मुल्क कल्पना ये मेंशन नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है डेल्टा, बिकॉज उन्होंने पूछा है कौन सा अश्वघोष का के द्वारा लिखी नहीं गई है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला प्रश्न है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, तो इनमें से कौन सा, इनके जो पिलर्स हैं तो ध्यान रखेंगे, उसमें जो ऑब्जेक्टिव हैं क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन, टैक्स, एंटी करप्शन, ये सब है, लेकिन डिफेंस कॉपरेशन और इंटेलिजेंस शेयरिंग का उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये आपका जीके का क्वेश्चन है, मेंशन करेंगे इसे। आपको मैंने बताया था कि कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में आपको अलग से नोट्स बनाने चाहिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, ये इजी होना चाहिए, यू नो अबाउट रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, तो इससे एकदम से आपको क्लिक कर देना चाहिए कि ये दोनों जगह किस में लाई करती है, यूक्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, अब ग्रे लिस्ट, अब आप यहां बच्चों के दिमाग में तुरंत आता है पाकिस्तान, पर ध्यान रखें इट इज, उन्होंने पाकिस्तान ऑप्शन में नहीं दिया है, तो अभी जो रिसेंटली ऐड की गई है उसमें टर्की और यूएई भी हैं, इनके द्वारा भी कुछ ट्रांजैक्शन किए गए हैं, तो इसीलिए ग्रे लिस्ट में इन दोनों के नाम भी डाल दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, तो ये आपका पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है एक ट्रीटी, एक समझौता किया है, तो ध्यान रखना एक्सटेंडेड फर्स्ट फैसिलिटी आईएमएफ का पाकिस्तान के संग, ये न्यूज में था, तो उन्होंने पूछ लिया कि कौन सी पर्टिकुलर संस्था के द्वारा हुआ है, तो ये आईएमएफ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ये सब आपका क्रिप्टो करेंसीज हैं, या आप अगर रेगुलरली न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा, दीज ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसीज। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन, ध्यान रखिए राष्ट्रपति शासन भारत में कई बार लग चुका है, कई राज्यों में लग चुका है, बिहार में करीब 8 बार लग चुका है, यूपी में करीब 9 बार लग चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा बार 10 बार मणिपुर में लगा है, इसलिए आई हैव गिवन द आंसर चार्ली। अब देखो आपके क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आप हमसे पूछते थे कि सर सारे राष्ट्रपति याद करें, सारे प्रधानमंत्री, सारे स्पीकर, इवन आपको ये भी याद करने हैं कहां कहां राष्ट्रपति शासन कितनी कितनी बार लिखा है, लगा है, तो यूपीएससी इज गिवन यू द आंसर। अगला क्वेश्चन है बेटा सिंपल, उन्होंने पूछा है वोटर आईडी कार्ड, तो वोटर आईडी कार्ड का जो सिस्टम है वो कब शुरू हुआ था, तो इट इज इन 1993। ठीक है, 1993 में। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के बारे में आपकी बुक में मैंने अंडरलाइन करवाया था, पॉइंट नंबर 6 याद करो, राष्ट्रपति के इलेक्शन के मेथड की प्रक्रिया का नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, फिर मनी बिल याद करो, मैंने कहा था कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, स्पीकर जो होता है वो डिफाइन करता है, फिर ये राज्यसभा जाता है, और राज्यसभा जाने का मतलब क्या है, राज्यसभा इस पर डिस्कशन करेगी, वो सुझाव दे सकती है, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती, पर सुझाव तो दे सकती है। अब उसका चौथा ऑप्शन देखो, काउंसिल ऑफ स्टेट माने राज्यसभा, इसके पास कोई पावर नहीं है डिस्कस करने का मनी बिल, यही गलत हो गया क्योंकि उन्होंने गलत पूछा है। तो आपको मैं बोल रहा हूं ना, आपको अपने काम के क्वेश्चन से मतलब है, आप अपने काम के क्वेश्चन देखो, क्योंकि अगर पेपर टफ आया तो सबके लिए है, अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है आउट ऑफ द बॉक्स है तो बेटा वो सबके लिए है, आप अपने काम के क्वेश्चंस पर ध्यान दो। अब देखो यूपीएससी ने फिर से आपको एक आंसर दिया, क्या आपको ये भी याद करने हैं कि जितने भी स्पीकर्स भारत के हैं वो भी याद करने हैं, ध्यान रखना ये चारों के चारों भारत के स्पीकर्स रह चुके हैं, लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, इसलिए इसका आंसर मैंने दिया है डेल्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये तो फिर से इजी क्वेश्चन, अभी 4-5 क्वेश्चन लगातार बड़े इजी आ रहे हैं, आपके पढ़े हुए आ रहे हैं, ध्यान रखो। फर्स्ट शेड्यूल भारत में कितने राज्य है उसके बारे में बताता है, पहला गलत हो गया।
तीसरा शेड्यूल बताता है ओथ के बारे में, दूसरा भी गलत हो गया। पांचवा शेड्यूल सही है, ये शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बताता है। फिफ्थ शेड्यूल ये सही मैच है। नाइन्थ शेड्यूल क्या बताता है? ट्राइबल एरियाज नहीं, नाइन्थ शेड्यूल तो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बताता है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा ये तीनों पेयर गलत हैं, केवल एक ही पेयर मैच कर रहा है। अब देखो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, उन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा कौन सा पेयर मैच करा, उन्होंने पूछा कितने पेयर मैच कर रहे हैं। हाउ मेनी अबव पेयर इज करेक्टली मैच। तो यहां करेक्शन करेंगे, इसका आंसर चार्ली नहीं अल्फा होगा। बच्चों ने चार्ली करा, चार्ली नहीं आंसर इसका। बच्चों ने आंसर सॉल्यूशन तो सही किया लेकिन मार्क गलत करके आ गए, बिकॉज उन्होंने हाउ मेनी पूछा है, उन्होंने विच नहीं पूछा, विच पेयर इज करेक्टली मैच, उन्होंने पूछा हाउ मेनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है अल्फा। अगला उन्होंने यहां पर उन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर अगर हम पढ़ें आर्टिकल 21A में 11 इयर्स की बात नहीं है बेटा, 14 साल तक के फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, 14 साल के बच्चों की बात की गई है। अच्छा, यहां पर फिर उन्होंने बोला है एवरी रिलीजियस हैज अ एब्सोल्यूट पावर। ये गलत है बेटा, एब्सोल्यूट पावर कहीं भी नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, गलत। एब्सोल्यूट पावर कहीं नहीं दी गई है। ठीक है, ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, भैया आपको मैंने बताया था माइनॉरिटी शब्द ही डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, अल्पसंख्यक वर्ड डिफाइन ही नहीं है, तो आप यहां कैसे डिफाइन करेंगे रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक है, इसलिए यह भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, एक ही बचा। पार्लियामेंट ही को ही तो पावर है रूल्स बनाने की, और इन्होंने बोला है पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर, पार्लियामेंट को ही पावर दी गई है। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब हम। Which one of the following do not influence the ocean currents? बच्चों देखो, जो ओशन करंट्स आते हैं उसके कारण है आपका रोटेशन ऑफ द अर्थ, टाइड्स हो गया, डेंसिटी का पोर्शन हो गया, कॉन्टिनेंट्स हो गया। मैंने आपको कई सारे इसमें कॉजेज लिखवाए थे, कारण लिखवाए थे। तो ध्यान रखेंगे ट्रेड विंड्स की वजह से ओशन करंट्स आते हैं डेफिनेटली। ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून मतलब टाइड्स, टाइड्स की वजह से प्रभाव पड़ता है। कोरलिस फोर्स भी क्या करती है, टेंड टू मूव द ओशन करंट्स। लेकिन हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सोलर एनर्जी, आप मुझे बताओ रात के समय पे सोलर एनर्जी नहीं है तो क्या ओशन करंट्स नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। ठीक है, इसलिए ये जो हीटिंग बाय सोलर एनर्जी है ये इन्फ्लुएंस नहीं करते ओशन करंट्स पे। अगला उन्होंने बोला है कि सेडिमेंट्री रॉक्स। अब ध्यान रखें, इसका एक करेक्शन आप करेंगे, इसमें जो ये तीन है ये मैकेनिकली बनती है बेटा, केवल जो गिजराइट है ये ऑर्गेनिकली बनती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो गिजराइट है ये चट्टान ऑर्गेनिकली बनती है, जबकि ये तीन आपकी मैकेनिकली बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डेल्टा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। जब किसी देखो सर्दियों में फॉग पड़ता है, कोहरा कब आता है? सर्दियों में। तो उसका कारण क्या है? मैंने एटमॉस्फेयर में पढ़ाया था, जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर घटता है। ठीक है, लेकिन जब ये उल्टा हो जाए इसी को कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। जब टेम्परेचर इंक्रीज करे विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, तो पहला सही हो गया। और फॉग पड़ता है जब आपका बिल्कुल साफ रातें, बिल्कुल रात में एक तो लंबी ठंडी रातें हो और आसमान बिल्कुल साफ हो, तभी रेडिएशन होगा, तभी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। अब यहां पर थर्ड स्टेटमेंट भी आपको सही लगेगी कि ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, बिल्कुल रात को हुआ सुबह हट गया, बिल्कुल सही बात। लेकिन उन्होंने जो दिया ना एंड में एक्सेप्ट द पोल, ये गलत कर दिया। दैट्स वाई इसका आंसर हमने क्या दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको एक फोटो भेजी थी लेक्स की। अगर आपने वो सारे लेक्स याद करें, आप फिर बार बार पूछ रहे थे कि सर इतने सारे लेक्स याद कैसे करें। अब यूपीएससी ने आपको क्वेश्चन में दे दिया है सोंगमो लेक, तो ध्यान रखेंगे सोंगमो लेक इज इन सिक्किम। ओके, चोलामू, आपने नाम सुना होगा चोलामू, मैंने उसमें वो भी मेंशन किया था। अब आपके ऊपर है बेटा, जीके में से आप ज्योग्राफी का पार्ट कितना याद करते हैं। देखो भारत का जो वेस्ट कोस्ट है, ये वेस्ट कोस्ट, यहां पर आपको बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट है। रिट्रीटिंग का मतलब होता है आप हाइट में, जब आप दक्षिण से उत्तर जाएंगे तो हाइट डिक्रीज होगी, इजंट इट। वेस्ट कोस्ट जो है इंडिया का, यहां पर इरोजनल लैंडफॉर्म है। इरोजनल का मतलब क्या है, देखो नदियां यहां से निकल रही है तो वो इरोड कर रही है, वहां से मिट्टी अपर्दन करती चली जा रही है, तो इरोजनल हो गया। और ये मिट्टी यहां से निकाल करके कहां जाएंगी, सारी नदियां बह रही हैं पूरब की तरफ,
तो पूरब की तरफ बह करके वो क्या बनाती है, डेल्टा। तो डेल्टा तब बनेगा जब वहां डिपोजिशन होगा। तो हमारा जो पूर्वी तट है वो डिपोजिशन वाला फॉर्म है, वहां पर डिपोजिशन हो रहा है, क्योंकि जितनी भी पूरब की तरफ बहने वाली नदियां हैं वो डेल्टा तभी बनाएंगी जब डिपोजिशन होगा। तो ईस्ट कोस्ट में डिपोजिशन हो रहा है, वेस्ट कोस्ट में इरोजन हो रहा है। भाई आप खुद सोचो, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां एस्चुरी बनाती है, क्योंकि वो सब कुछ निकाल करके इरोड कर देती है, निकाल के समुद्र में नीचे। भाई एस्चुरी का मतलब क्या होता है, ज्वार नद। नदी आई, नदी ने स्लोप ज्यादा था, वेलोसिटी ज्यादा थी, तो उसने क्या करा, समुद्र में मिलने से पहले एक गहरा गड्ढा सा बनाया, तो वो लगातार उसमें क्या कर रही है, उसको इरोड करती चली जा रही है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द आंसर डेल्टा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में जो सबसे बड़ा कोरल रीफ का एरिया है, तो बेटा इट इज अंडमान निकोबार आइलैंड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एरिया कोरल रीफ का अंडमान निकोबार। हां ये जरूर है कि लक्षद्वीप भी सारा कोरल रीफ से भरा हुआ है, लेकिन अगर मैं एरिया की बात करूं तो बेटा लक्षद्वीप से बड़ा एरिया अंडमान निकोबार का है। अब यहां पर एक करेक्शन बता दूं, एक चीज और, अगर उन्होंने पूछ लिया होता एटॉल, कोरल रीफ में एटॉल पूछ लिया होता तो आंसर लक्षद्वीप होता। उन्होंने कोरल रीफ पूछा है तो इसलिए इसका आंसर क्या है, अंडमान निकोबार। ध्यान रखना, एटॉल पूछा होता, और मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा है एटॉल, फ्रिंजिंग, बैरियर एंड एटॉल पढ़ाया है मैंने आपको। अगला उन्होंने पूछा है कि कॉमर्शियल बैंक्स, तो देखो जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या माना जाता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। हम जाकर के बैंक में जमा कराते हैं, इजंट इट? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो गया ये। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि मनी सप्लाई, तो ये आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे M1, M2, M3, M4 दीज आर दी कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई। तो आपको M1, M2, M3 की डिटेल, अगर आपको उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो M3 इज दी मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मॉनेटरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें, भारत में सबसे पहले 100% हाउस होल्ड को वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराने का, इसका है बेटा आंसर ब्रावो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कर लेना, इसका आंसर क्या है, ब्रावो, इट्स गोवा। अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि लेबर कोड नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट सो एंड सो। अच्छा, तो ये ध्यान रखेंगे, इस ये आपका जीके का क्वेश्चन है, इट इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सिक्योरिटी को लेकर के, ये जीके का क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अब देखो ये आपका फिर लॉजिकल बेस्ड है, शहरों में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा होती है या कम होगी? भाई वहां सुविधाएं ज्यादा हैं, शहरों में सुविधाएं ज्यादा हैं, तो वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा होगी। तो पहला स्टेटमेंट सही, मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन फीमेल वन, ये गलत हो गया बेटा। ठीक है, ये गलत हो गया, तो इसलिए मैंने इसका आंसर क्या दिया है आपका। अच्छा, उन्होंने पूछा है कौन सा गलत है, तो इसलिए इसका आंसर हमने क्या दिया है, 2 ओनली। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, हाँ 115 क्वेश्चन, किसान ड्रोन। देखो भारत सरकार के द्वारा किसान ड्रोन जो प्रोग्राम चलाया गया था, तो उसका मकसद क्या था, क्रॉप असेसमेंट एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। कई बच्चों ने ना 1 को भी मार्क कर दिया, ध्यान रखें, इसमें वीडीसाइड्स नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स वर्ड यूज किया है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो आंसर क्या है, 2 और 3, तो आंसर आपका है ब्रावो। ठीक है, ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स के और जीके के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, जन समर्थ पोर्टल, अगेन देखो फिर से करंट अफेयर का, तो बेटा जो जन समर्थ पोर्टल है ये भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे कि वो क्रेडिट स्कीम्स को लिंक कर सके। ठीक है, क्रेडिट स्कीम्स को लेकर के जन समर्थ पोर्टल बनाया गया था कि एक ही जगह सब कुछ लिंक हो जाएंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो बेटा उत्तराखंड, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नैनीताल में, उत्तराखंड में ये स्थापित किया गया है। नेशनल ट्राइबल, इस ये भी न्यूज में था रिसेंटली, जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं मुंडा जी, उन्होंने इसका वो करा था, इनॉग्रेशन किया था, तो इट इज इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन हुआ था बेटा। अवनी लखेरा, ये आपका स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है। अवनी लखेरा जो इन्होंने विन किया है मेडल, तो इट इज रिलेटेड टू शूटिंग, शूटिंग से संबंधित है। एटमोस्फेयर ऑफ प्लैनेट विनस, अब देखो जो विनस है बेटा, विनस का जो वायुमंडल है वहां पर आपको थिक येलोइश कलर के जो क्लाउड्स मिलते हैं, इट इज ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट नाइट्रिक एसिड। तो इसमें आपको ऑप्शन में नाइट्रिक भी दिया हुआ है, पर ध्यान रखेंगे ये H2SO4 से भरा हुआ है, इसीलिए वो थिक और येलो कलर का है। अच्छा, अब एट द एंड मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। CDS
आपका जो जीके का पेपर आया है बेटा वो थोड़ा डिटेल में आया है, बट यू हैव सर्टेन क्वेश्चंस जो आपको लग जाएगा कि मैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा तो मेरा आपका नाम आराम से मेरिट में आता है, बट फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। ठीक है, टीचर्स ने आपको जो जो सब्जेक्ट्स में जितना जितना मैटर बताया है उस पर फोकस करें, डेफिनेटली होगा। अब देखो, जब आप कोचिंग करते हैं प्रॉपर 5 मंथ्स की, यहां पर 5 to 6 मंथ्स की, तो डेफिनेटली आपको एस्पेक्ट ब्रॉडर हो जाता है, आपको समझ में आने लग जाता है। लेकिन पेपर पैटर्न के बिना करोगे ना, अपनी मनमानी करोगे तो दिक्कत आएगी कि सर मैं ये करूं या नहीं करूं, ये नहीं चलेगा। आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा कि जो यहां पर आपको टीचर्स बताते हैं। और मैं फिर बोल रहा हूं, हमने टाइम लिया सॉल्यूशन देने में, लेकिन वी हैव गिवन द ऑथेंटिकेट सॉल्यूशन। दूसरा, हमारा बेटा नेक्स्ट मंडे से अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपका स्कोर आ रहा है, मेरिट में आ रहे हो, आप पास हो रहे हो, तो डोंट वेट फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट मंडे हमारा एसएसबी का बैच स्टार्ट हो रहा है। कई बच्चों के कॉल्स आ चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, मेल्स आ चुकी हैं बेटा।